जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। एक्सरसाइज हमारा चलेगा 5.1। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 से संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां थी उसको हमने पिछली क्लास में कवर किया था, और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें एक्सरसाइज 5.1 की, तो जो भी हमने कल बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था उसी पर डिपेंडेंट है, ये उसी पर पूरी तरीके से निर्भर है। और पहला यानी कि अगर 5.1 के पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। तो सत्य असत्य बताना है और उसके साथ ही साथ रीजन भी बताना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, करा एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या समझिए, पहले का पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहले का पहला क्वेश्चन है, करा अगर एक कोई बिंदु है तो किस केवल और केवल इससे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कल की हमने क्लास में बताया था कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींच जा सकती है, यानी अनंत रेखाएं खींच जा सकती है। इस तरीके से ढेर सारी परिमित रूप से अनेक ढेर सारी रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती है। उनका कथन सत्य है कि असत्य? यानी कि कुल मिलाकर लिख देंगे, पहला वाला क्या है, असत्य है। लिखेंगे कि दिया गया कथन, देखो लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है क्योंकि एक बिंदु से, सुनिएगा ध्यान से, लिखेंगे क्या, दिया गया कथन असत्य है क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आगे कर रहा है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। समझिएगा ध्यान से, अगर दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, पीछे वाले को दिख रहा होगा, मान लेते हैं बच्चे, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। यहाँ समझिएगा करा कि इन दोनों बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कई खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है ना। हमने कल बताया था कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, और उसने कई ठिका रहा है, उसकी बात सही है कि गलत है। लिख देंगे दिया गया कथन क्या है, असत्य है। दिया गया कथन असत्य है, लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है क्योंकि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कल की क्लास में हमने समझाया था, ठीक। और वैसे भी देख सकते हैं, अब बोलते रहिए इसको मिला देंगे ना, और क्या करेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे ही आप खींच सकते हैं, तो बताओ क्या ये वाली रेखा यहाँ से पास हुई? दोनों बिंदुओं से पास होना चाहिए, दोनों बिंदुओं से पास होना चाहिए। कितना रेखा करेंगे, बस एक बोलते मिला सकते हैं ना, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। चले, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, कल भी हमने बताया। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं अगर ये कोई रेखा है इस तरीके से, तो हम कल बताए थे कल की क्लास में कि अगर मान लेते हैं इसका प्रारंभिक सिरा निश्चित हो, प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो और अंतिम बिंदु निश्चित ना हो, तो ये किरण कहलाती है। और इसको हम इधर आगे की तरफ खूब बढ़ा सकते हैं जहां तक। हाँ, उसका बताया था कि अगर दोनों बिंदु प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा दोनों निश्चित हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों निश्चित हो, तो रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। और रेखा हमारा वो होता है जिसका ना तो प्रारंभिक सिरा और ना ही अंतिम सिरा, ना ही प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होते हैं। तो मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ और इधर। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो दिया गया कथन क्या है? लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगला करा, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो कल की क्लास में हमने बच्चे बताया था कि त्रिज्या होता क्या है। बताए थे कि त्रिज्या की यदि हम बात करें तो गोला प्रकार आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं ना। चलिए, अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। गोला प्रकार है किसी के पास? एक हमको दे दीजिए तो दिखा दे, मानते जो ना देखे, हालांकि देखे होंगे। पेंसिल दो, और लोग नहीं देखे होंगे, ये मत कहो। देखो बच्चे समझो ध्यान से, ये गोला प्रकार है, यहाँ दिखा देते हैं। इसे कहते क्या है?
यहाँ समझिएगा, ये गोला प्रकार की नोकी रही और ये पेंसिल की नोकी रही, तो यहाँ से यहाँ तक 20 की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। जब वृत्त बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। देखो कैसे वृत्त बनाते हैं, मान लेते हैं गोला प्रकार की नोकी को हमने ऐसे रख दिया, ये बच्चे इस तरीके से ये हमारा बन जाता है, इस तरीके से हमारा एक वृत्त बनता है। हालांकि इससे नहीं बन पा रहा है, बड़े बड़े गोला प्रकार लगे तो यहाँ समझते मान लेते हैं इस तरीके से, मान लेते ऐसे बन गया, हल्का हल्का दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक, तो हमने गोला प्रकार की नोकी को बच्चे रखा कहाँ था? ये यहाँ रखा था। तो जहाँ गोला प्रकार की नोकी रखी जाती है वो केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। ये हो गया हमारा केंद्र। अब इस देखो, ये केंद्र रहा, गोला प्रकार की नोकी यहाँ रखी गई थी और ये पेंसिल की नोकी यहाँ, तो ये इतनी दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। या ऐसे समझिएगा, केंद्र से किनारे ले जाकर मिला देंगे तो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। तो आते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ कह रहा था कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो समझिएगा, करा दो कोई वृत्त है, उसको मिटा दे। यहाँ समझिएगा, चौथा प्रश्न है ये, दो वृत्त हैं इस तरीके से। ठीक, मान लेते हालांकि बराबर नहीं है, मान के चलिए बराबर है, चले मान के चलिए बराबर है। तो अगर दो, ये बच्चे समझिएगा, करा दो वृत्त बराबर हैं, इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा। ठीक, करा ये दोनों वृत्त आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर है तो यहाँ समझिएगा, बराबर बनेगा कब? बराबर तभी बनेगा जब हमने बताया कि ये क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है ना। तो अगर इसको बनाना होगा तो इतना फिट करेंगे, इसको बनाना होगा तो फिर इतने फिट करेंगे, तभी तो बराबर वृत्त बनेगा। अगर वृत्त बराबर है तो त्रिज्याएं भी आपस में क्या होती है? तो अगर दो वृत्त बराबर है तो त्रिज्या भी आपस में क्या होगी? कोई कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि अगर वृत्त बराबर है तो त्रिज्याएं भी बराबर। अगला है पांचवा क्वेश्चन में आकृति दिया है, आकृति बना लेते हैं। पहले का पांचवा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से बच्चे। पहले के पांचवें क्वेश्चन की बात करें, शानदार बच्चे बात करें। एक रेखा ए बी दिया है और दूसरी रेखा पी क्यू है और तीसरी रेखा एक्स वाई है। इस तरीके से दिया है, आप चाहे तो सीधा भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बच्चे, हमको तीन रेखा दिया गया है। पहले के पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि आकृति 5.9 में, जैसा कि आकृति को हमने यहाँ बना रखा है। ठीक, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, यानी ये चीज इसके बराबर है। हमें दिया क्या है बच्चे? ए बी बराबर ए बी बराबर पी क्यू दिया है। इसको मानना चाहो तो मान लो। अगला दिया है पी क्यू बराबर यहाँ समझ देखो पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया है। अब ये दोनों चीजें बराबर है, मैं किसी को भी आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में। ठीक, राम के बराबर श्याम पैसा लिया या श्याम के बराबर राम पैसा लिया, दोनों बात बराबर है। आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई को बच्चा हमने पहले लिख दिया और पी क्यू को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा ध्यान से समझेगा, आकृति वो तो हमने लिख दिया जो हमको दिया था। आकृति के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तरह ए बी बराबर पी क्यू है, यानी ई वाली रेखवा एक बराबर बा। ठीक, अगर मान लिया अगर ये 4 होए तो है, ये 8 होए, चार न होए। अगर बराबर बात, अगर ये 4 मत ये 4 न होए। चलिए आगे समझते हैं। अब कह रहा है कि पी क्यू बराबर एक्स वाई है,
तो पी क्यू जो बा एकरे बराबर। अगर ये 4 बाती कितना रहे कह सके तो यही चीज करे बराबर बाने कह सकते ना इसके बराबर, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। बात समझ कि नहीं? ये तो आपको आकृति के माध्यम से हमने समझा दिया। और वैसे भी चाहो कि यहाँ समझ लो अपने समीकरण से बच्चे ध्यान दो। ये रहा हमारा समीकरण है कि हमारा रहा समीकरण 2। ध्यान दो, ये आप जब ज्योमेट्री पढ़ना प्रारंभ करेंगे इसका प्रयोग होगा जबरदस्त तरीके से। अगर कोई एक पक्ष बराबर होता है अगला पक्ष स्वतः बराबर होगा। यहाँ देखें अगर दायां पक्ष इसका भी पी क्यू है, दायां पक्ष इसका भी पी क्यू है, दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर होता है। बात समझ कि नहीं? दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष क्या होता है या बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से यदि हम बात करें तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई। देखते हैं क्या कहा था, हमसे पूछा था, कहा था तो क्या तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा? तो हमने देखा हाँ ए बी बराबर एक्स वाई होगा। हमने नंबर लेकर के भी आपको दिखा दिया एग्जाम्पल के माध्यम से, और वैसे भी मैथमेटिकली भी समझा दिया कि मैथमेटिकली भी कैसा होता है। तो लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है क्योंकि ए बी बराबर क्या है एक्स वाई। यानी समझिएगा पहले में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन दिया गया था, 5 क्वेश्चन दिया गया था, 5 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप समझिएगा हमें परिभाषा देनी है बच्चे। दूसरे में है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर परिभाषा देनी है। क्या देना है? डिफिनीशन, परिभाषा। तो समझिएगा दूसरे का पहला क्वेश्चन है, परिभाषा हमको देना है बच्चे समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाओं समझिएगा ध्यान से बच्चे, परिभाषा क्या होती है। पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि समांतर रेखा होती क्या है, उसके बाद मैं आपको परिभाषा लिखवा। तो यहाँ समझिएगा समांतर रेखाओं को पहले हम समझा देते हैं कि समांतर रेखाएं होती क्या है, फिर इसकी परिभाषा बताते हैं। ये बच्चे समझिएगा अगर 2 रेखा इस तरीके से है, हम कब कहेंगे ये समांतर है, कब कहेंगे समांतर नहीं है? अगर मैं इन दोनों को अनिश्चित रूप से बढ़ाते हुए चले जाऊं, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ यदि बढ़ाते हुए चले जाए और ये रेखा कहीं ना मिले, ये रेखा कहीं ना मिले, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। यानी अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले, वो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। दूसरे यदि आसान शब्दों में अगर बच्चे हम बात करें तो हमारी खुद की जो परिभाषा है, अगर इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, समांतर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो समान अंतर, समान अंतर, समान मतलब बराबर, अंतर मतलब दूरी, दूरी हर जगह का होना चाहिए। अब यहाँ समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि यही समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। इसको भी बढ़ाते हुए जाएंगे क्या मिलेंगे? क्या कहेंगे? ये भी समांतर है। समांतर का मतलब बराबर मत समझिएगा, समांतर का ये मतलब कतई नहीं होता कि बराबर, इसलिए यहाँ दिखा दिए हैं। जैसे अगर बच्चे में बात करूं, ये देखो ये भी समांतर है, तो समांतर का मतलब बराबर नहीं होता, ऐसे करते इसको, और ये भी समांतर है, तो समांतर का मतलब इसका अर्थ मत निकालिएगा। अंग्रेजी में पैरेलल कहा जाता है, तो समांतर यानी पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि दोनों लाइन आपस में इक्वल हो, बराबर होना उनका जरूरी नहीं है। बात सुनाई कि नहीं? यानी ऐसी 2 शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर
कहीं ना मिले समांतर रेखाएं कहलाती बोल दे लिखिए बस जी बस इसी बोल हैं। चलिए लिख देते हैं। नहीं को खत्म फंसो बोल दे और जो ऑनलाइन वालों को बेचारे नहीं लिख हो सकता, ना लिख पाए ना। लेडी और बताइए ना ऐसी कल नहीं लिख पाए। ऐसी दो समांतर रेखाएं, ऐसी दो शांत रेखाएं, ऐसी दो शांत रेखाएं, ये बच्चे बात नहीं। ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से पढ़ाए जाने पर बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले कहीं ना मिले समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ समझिएगा, हमने परिभाषा यहाँ देने के लिए कहा था, हमने परिभाषा बता दिया कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर न, यानी कि इधर भी बढ़ाए तब पर भी, इधर भी बढ़ाए तब पर भी, कहीं मैच नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो समांतर नहीं कहलाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बना लेना है इसका। ये सीधी रेखा रही है सर जी, सीधी ही है। आप सीधी हमारे सब सीधी रही आप लोग स्केल से बना लीजिएगा अच्छे से, ताकि दोनों का अंतर बने कि कहीं मैच ना करे। ये भी समांतर रेखा है, एक आठ ऐसे भी बना दीजिएगा, ताकि कभी आपका कंफ्यूजन पैदा ना हो कि समांतर का मतलब आप बराबर समझने की कोशिश मत करिएगा। सीधा है अब। तो समांतर का मतलब ये मत समझिएगा कि बराबर। मैं फिर से एक बार कहूंगा, समांतर का मतलब ये कतई नहीं होता कि बराबर। बस भाई चल, तो पहला कहा था कि समांतर रेखा है, तो ये बच्चे समझिएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। इसका प्रयोग ज्योमेट्री में जबरदस्त तरीके से होगा, इसलिए इसको जानते रहिएगा कि समांतर रेखा की पहले लाइंस का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ समझिए। अगला है, दूसरे की बात करें तो दूसरा है आराम से, दूसरा करा लंब रेखाएं। अब समझिएगा लंब रेखाएं क्या होती हैं। ये बच्चे जहां भी आपको लंब दिखे, इसका मतलब आप 90 डिग्री समझिएगा। कितना? 90 डिग्री। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक, परपेंडिकुलर कहा जाता है। जहां पर दिखे, अगर ये शब्द दिख जाए तो समझ जाइए कि वहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो कह रहा है लंब रेखाएं, यानी ये रेखाएं जो हैं, रेखाएं कहां, तो इसका मतलब एक रेखा नहीं होगी, दो रेखा होगी, है ना। यहाँ तो भी बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसी, ए बच्चे समझिएगा, जब दो रेखा, पहले समझा देते फिर परिभाषा लिखवाते हैं। एक रेखा मान लेते हैं ऐसी आ रही है, दूसरी रेखा ऐसी जा रही है, एक दूसरे को रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही मतलब काट रही है। जब काटे और यहाँ 90 अंश का कोण बन जाए तो हम कहेंगे ये रेखाएं लंब रेखाएं क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। ये जरूरी है कि इस तरीके से हो। ये बच्चे, काटने का मतलब ये नहीं होता क्रॉस हो तभी काटेंगे, समझिएगा। काटने का मतलब ये भी होता है, इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद करने का मतलब ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। हाँ, ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी काट रहा है, और यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो कौन सा रेखाएं कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी। बात सुन भाई। ये बच्चे, अगर एक रेखा ऐसे, एक बात और बता देते हैं, अगर एक रेखा ऐसे है सीधी, और इस पर एकदम सीधी रेखा दूसरी खींच दे, यहाँ पर 90 अंश कोण बनता है, जानते रहिएगा। अगर एक रेखा पर दूसरी रेखा को अगर हम एकदम सीधा स्ट्रेट खींचते हैं तो कितने अंश कोण बनता है। और समझिएगा, इस तरीके का कहीं सिंबल दिख जाए, 90 लिखा रहे या ना लिखा रहे, तो समझ जाइए 90 अंश का कोण है।
90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, अंग्रेजी में राइट एंगल कहा जाता है। ठीक, तो समझिएगा इस तरीके का अगर कहीं सिंबल दिखे, इस तरीके का कहीं प्रतीक दिखे तो आप समझ जाइएगा कि 90 अंश का कोण है। तुम्हारी गर्दन में कोई समस्या है? हम गर्दन का मसाज बहुत बढ़िया करते हैं, बता देना, अभी आ जाएंगे तो हम गर्दन का मसाज करते हैं। यहाँ समझेंगे बच्चे ध्यान से, जहां पर इस तरीके का सिंबल दिखेगा क्या समझेंगे? 90 अंश का कोण। और या कोई शब्द लिखा रहेगा लंब, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ 90 अंश का कोण अवश्य बनेगा। या एक रेखा पर दूसरी रेखा खींची जा रही है, सीधी रेखा खींची जा रही है, तब पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। जानते रहेगा, ये छोटी छोटी बातें जो है वो ज्योमेट्री में प्रयोग होंगी। इस तरीके का सिंबल कहीं दिखे, 90 अंश लिखे या ना लिखे, समझ जाए कि 90 अंश का कोण है। या कहीं शब्द ये दिख जाए, लंब शब्द दिख जाए, तो समझ जाए कि 90 अंश का कोण की बात हो रही है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो परिभाषा देते हैं। इसका आकृति मिटा दिया, आकृति बना ही दिए थे। लिखेंगे ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर, ये जीरो मत समझिएगा, ये अंश है, बिंदी दे देना तुम लोग ध्यान से। और कुछ लोग इतने ईमानदार हैं कि इसको 900 पढ़ लेंगे। एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद मतलब काटना। ठीक, किताबी भाषा है प्रतिच्छेद, अंग्रेजी में इंटरसेक्ट कहा जाता है। प्रतिच्छेद करें तो ऐसी रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये लंब रेखा की परिभाषा हुई। वीडियो हमारा हो जाएगा लंब रेखाएं। ये दूसरे का दूसरा था लंब रेखाएं। यहाँ आकृति बना लीजिएगा। चारों तरीके बना दीजिए। ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी ये भी लंब रेखाएं हैं, या ऐसे भी हो सकती हैं। ये भी लंब रेखाएं हैं दूसरे पर। ठीक, तो कुल मिलाकर दूसरा हमसे पूछा गया था लंब रेखाओं की परिभाषा। तो हमने बता दिया कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करें तो लंब रेखाएं कहलाएंगी। यानी अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तब तो लंब रेखाएं कहलाएंगी, अदरवाइज लंब रेखाएं नहीं कहलाएंगी। 90 अंश के कोण को समकोण भी कहा जाता है, अंग्रेजी में राइट एंगल कहा जाता है। 90 अंश के कोण का सिंबल ये है। बात सुनाई? कितना बच्चा को खड़ेगा है? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।